बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफ़िज़ इब्रार। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का बिगल बजने से कबल ही उम्मीदवारान की इस वक्त गेमा गेमी है और मुख्तलिफ हल्का जात के अंदर उनकी कैंपेन भी जारी है। मुस्लिम लीग नवाज़ ने मुख्तलिफ जो हल्का जात के उम्मीदवारान हैं उनसे दरख्वास्तें ले ली हैं। इसी तरह से पूरे आज़ाद कश्मीर की तरह हल्का 7 जेलम वैली वादी अलीपा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हल्का है। इसके अंदर जो मुख्तलिफ जो जमातों के उम्मीदवारान हैं उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया हुआ है। मेरे साथ आज मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा, मेंबर कश्मीर कौंसल और मौजूदा उम्मीदवार हल्का 7 लिपा वैली और हटिया दुपट्टा हल्का 4 से इंजीनियर रफाकत हुसैन अवान साहब। इनसे हम जानेंगे कि इलेक्शन के हवाले से इस वक्त ये हल्के के अंदर मौजूद हैं और दोनों हल्कों के अंदर बहुत ज़्यादा हमें एक्टिव भी नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें याद किया। सबसे पहले सर ये बताइए, चूंकि आप इस वक्त हमें जब से आपने टिकट की दरख्वास्तें जमा करवाई उससे कबल ही आप दोनों हल्कों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। चूंकि हल्का 4 हटिया दुपट्टा तो आपका आबाई हल्का भी है और पुराना हल्का भी। अब चूंकि ये 2 हल्के बन गए, हल्का 7 लिपा वैली का भी आपने दौरा किया और जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त दोनों हल्कों की खुसूसी मैं बात करूंगा, चूंकि मुस्लिम लीग नवाज़ की आप उसके उम्मीदवार भी हैं। क्या सूरत हाल देखते हैं इस वक्त हल्का 7 की और हल्का 4 की? देखें जी, सूरत हाल तो बड़ी वाज़ेह है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को जो है ना हल्का 4 में और 7 में कोई भी उम्मीदवार हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का नॉमिनेटेड हो तो वो इंशाल्लाह वो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि जो है पिछले आप 4.5 साल का आपने दौर देखा हुआ है कि एक गैप क्रिएट हुआ है अवामी नुमाइंदों का और गवर्नमेंट के दरमियान, और जिसकी वजह से असरात जो है वो मनफी असरात जो है वो लोगों पर आए हैं और तामीर और तरक्की तो कुछ भी नहीं हुई है। एक तरफा काम हुए ही नहीं है, ना तरक्याती काम हुए हैं, ना इन्होंने जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है और ना ही जो है ना इन्होंने राइट साइजिंग की है। तरक्की की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ज़ाती सा सवाल है वो आपसे कर लेता हूँ। चूंकि आप हल्का 7 से इलेक्शन लड़े हैं, अब ये 2 हल्के बन चुके हैं और आपका यही दावा है कि दोनों हल्कों में आपने जब भी सियासत के अंदर जब से आए हुए तकरीबन 20 साल का अरसा हो गया, कितने इलेक्शन आपने लड़े हैं? जब मेंबर कश्मीर कौंसल रहे हैं तो आपने क्या क्या काम किए हुए, और अब जब हल्के के अंदर आप जाते हैं तो लोगों की क्या आपसे ज़्यादा मुलाकातों के अंदर तवक्कुआत होती है? लोग आपसे क्या डिमांड करते हैं? पहली बात तो ये है कि अगर कैरियर की बात की जाए तो 1990 से इसका बाद ये दीपा जो है LA-28 हुआ करता था, बाद में फिर LA-29 हुआ और अब ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। LA जो है 30 है हटिया दुपट्टा और 33 जो है वो वादी लीपा है। तो 1990 में ज़ाहिर है उस वक्त से लेकर इस वक्त तक, और फिर 2003 में शहीद मुनीर अवान साहब जो मेरे चाचा थे और वो मेंबर असम्बली थे, उनके खाली होने वाली जो नशस्त थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर मैंने जो है ना 2003 में हिस्सा लिया। और उस वक्त मेरे मद्दे मुकाबल मौजूदा वज़ीर तालीम जनाब दीवान अली चुगताई साहब थे। बड़ा क्लोज कंटेस्ट हमारा हुआ है और अल्लाह के फजल करम से उस वक्त भी जो है 1000 से कम वोटों से जो मार्जिन से हमें जो हराया गया था। ज़ाहिर है हुकूमत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की थी, तो इसके बावजूद भी जो है ना मैं सलाम पेश करता हूँ उन वर्करों को, उन सियासी रहनुमाओं को जिन्होंने हमारी उस वक्त भी सपोर्ट की। तो उसके बाद 2006 में मैंने आज़ाद इस्तीद में इलेक्शन में हिस्सा लिया। उसके बाद जब 2011 में साफ ज़ाहिर है हम लोग पीपल्स पार्टी में वापस चले गए थे। आज़ाद इस्तीद में इलेक्शन लड़ने के बाद ज़ाहिर पीपल्स पार्टी में वापस चले गए थे। तो उस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो टिकट होल्डर थे वो चौधरी मोहम्मद रशीद साहब थे। तो चौधरी मोहम्मद रशीद साहब को जब हमने सपोर्ट किया तो वो 10,233 से एलिवेट हुए हैं, तो वो चले गए 27,000 से ज़ायद वोटों जो है उन्होंने हासिल किए, मेंबर असम्बली बने, फिर वज़ीर भी बने। और 11 से लेकर फिर 16 तक मैं जो है ना वो आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल का मेंबर बना और बहुत ज़्यादा तरक्याती काम कराए इस दोनों हल्कों में। तो 16 में ज़ाहिर है हम लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में चले गए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हम उस वक्त जो टिकट होल्डर थे उनके हक़ में मैंने अपने कागजात वापस लिए थे और इस कमिटमेंट पे लिए थे कि 2021 का जो इलेक्शन होगा उसमें टिकट जो है वो मुझे दिया जाएगा।
तो ज़ाहिर है 2021 में भी अगर मुझे 16 में भी टिकट नहीं दिया गया, 21 में भी नहीं दिया गया, तो मैं तो अब तो ये कहता हूँ कि 2026 आ गया है, तो मैंने जो दोनों दफ़ा कुर्बानियाँ दी हैं, अब कुर्बानियों का ज़िला है कि बाकी उम्मीदवारों को भी ज़ाहिर है कुर्बानियाँ देनी चाहिए, और मेरे हक़ में जो है वो विड्रा होने चाहिए, बल्कि कागजात नामजदगी भी जमा करानी चाहिए। तमीर तरक्की की अगर बात करें, लीपा के दौरे पे जब आप थे तो उस वक्त एक वफद आपको मिला, बल्कि मैं भी उस वक्त आपके साथ था। तो होचड़ी से ऊपर हम गुजर रहे थे, तो अंडलियों की जो सड़क थी उस वक्त आपने कहा कि लोग मान नहीं रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि इस सड़क की बुनियाद रखें और ये सड़क बनाएं, चूंकि वो सड़क दूसरी तरफ से जा रही थी और अब वो सड़क पक्की भी हो चुकी है, वहां पुल बन गया, अब हाइडल पावर बन गया, वहां नहर बन गया, तो वो पूरा गाँव बड़ी तरक्की कर गया है। तो आपका ये कहना था कि ये जो तरक्की की बुनियाद है ये मैंने रखी थी, और इस तरह लीपा के बहुत सारे जगहों पे आपने खिवाड़ा में सड़क का कहा, या बागी मोजी और दीगर गांवों के अंदर भी। तो क्या समझते हैं उस वक्त जो आपने काम किए थे, जब आपको इख्तियार या इक़्तिदार मिला था, मेंबर कश्मीर कौंसिल थे, या उसके अलावा भी जब भी आपको मौका मिला सियासत के अंदर, तो आपने हमेशा आवाम के लिए काम करते रहे, आवाम के अंदर, यही वजह थी कि आपको ज्यादा पजीराई मिल रही है? देखें ना, बात ये है कि 11 से लेकर 2016 तक जो मैंने काम किए हैं, जिस तरह आपने वादी लीपा की मिसाल दी है, तो वादी लीपा में कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई किसी गांव का कोई ऐसी सेटलमेंट नहीं है, मोड़ नहीं है जहाँ पे मैंने काम लिए न किए हो। वाटर सप्लाई आप देखें मेरी होंगी, फुटपाथ आप देखें मेरी होंगी, पुल जो पैदल पुल है वो मेरे होंगे, फिर 12 हज़ारी तक जो है ना मैंने सड़क को कुशादा किया, उसकी रीअलाइनमेंट कराई, 12 हज़ारी तक भी लेके गए। इसी तरह खिवाड़ा वाली सड़क थी, अंडलियाँ वाली थी, बटनियाँ थी, बिजलार थी, गाईपुरा थी, गासरा तक की थी, और नकोट, चंदियाँ, चमूला, ये सारी जो पूरा नेटवर्क है वादी के अंदर, तो है ये गुज़श्ता 11 से 16 तक आपको उस वक्त याद हो तो वो हमारी जो उस वक्त जो है ना तरक्याती काम जो है जाल बिछाया हुआ था, उसका आप रिजल्ट ये देख लें कि 2011 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी साहब ने 10,669 वोट दिए थे। तो आप ज़ाहिर मेरा वो काम था, मेरा वो लोगों के साथ वो मेहनत थी, वो मुसलसल जदोजहद थी, जिसका रिज़ल्ट जो है वो जब हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का साथ दिया, तो डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी साहब 10,669 से एलिवेट हुए हैं, वो 26,000 पे गए। तो ज़ाहिर है मेरा वो वर्क था दोनों, अब इन दोनों हल्कों में, तो उसके रिजल्ट ये निकले हैं कि वो मेंबर असम्बली बने और वजीर बने। जिस वक्त आप सियासत कर रहे थे, चूंकि उस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल भी था और इस तरह से जो वादी लीपा बहुत ज्यादा पसमानदा भी था, अब चूंकि वो हालात नहीं है, अब काफी ज्यादा हल्का 7 में भी तरक्की हुई है और 4 में भी ऑलरेडी, चूंकि मुजफ्फराबाद के ये करीब का हल्का भी है। वादी लीपा को इसलिए ज्यादा अहमियत हासिल है चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल का हल्का है। आपने बटली और बिजरदार की जिस तरह से बात की, वो लिंक रोड जो आपने निकाला अब वो पुख्ता हो चुका है। और मुस्लिम लीग नवाज की आपने बात की कि तामीर और तरक्की का बहुत ज्यादा उसका रुझान रहता है और लोग इसी बात को लेके मुस्लिम लीग नवाज पे बहुत ज्यादा एतमाद भी करते हैं। अब तो वफाक के अंदर भी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नवाज अपनी हुकूमत इस वक्त अकेले बना पाएगी? डेफिनेटली 2 तिहाई से ऊपर होगी, बल्कि 3/4 होगी, 2 तिहाई से ऊपर होगी, 3/4 मेजॉरिटी से वो हुकूमत बनाएगी। देखें ना, बात तो तामीर और तरक्की की बात की जाए तो 16 से 21 का जो टेनओवर था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, तो उसकी मिसाल आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो नैली से लेकर वादी लीपा तक 3 अरब रुपए के प्रोजेक्ट लगे। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि अब पूरे 70 सालों में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना वो दिए हो। मेरे जो वो अधूरे काम थे वो तसलसल था, वो तो उस वक्त कोशिश की गई थी कि 16 से लेकर 21 तक कोशिश की गई थी कि उन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया था। हम कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं हुए। ये जो 21 से लेकर इस वक्त तक का जो टेन्योर जा रही है, इसमें तो कोई काम नहीं हुए। ये तो आप खुद ही ज़ाहिर आप साफ़ी हैं और वहाँ के मकामी रहने वाले भी हैं, तो मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। जो काम हुए हैं तो हमें भी बता दें कि काम पे हुए हैं, नहीं हुए। तो हम यही कहते हैं कि ये जो तसलसल है तो 11 से लेकर 16 तक, 16 से लेकर 21 तक, तो हम कहते हैं कि हम वादी लीपा को स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे अगर इसी 2026 में भी ज़ाहिर आवाम तो एतमाद करेगी, तो हम इसको ज़ाहिर है इसको हम एक वाज़ह जो है ना वो चेंज लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा रफाक साहब, आपने कहा कि हम इसको स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे। जितने भी लोग हैं जो इलेक्शन में आते हैं या उम्मीदवार हैं, इलेक्शन से पहले वो इसी तरह की बातें करते हैं या लोग कहते हैं जी वो काम नहीं करते। लीपा टनल की अगर बात करें, एक दरीना मुतालबा भी है आवाम का, और ये अब ज़ाहिर करोड़ों से निकल के अरबों में चला गया मंसूबा। एक छोटे से इलाके को इतना बड़ा बजट देना, ये ज़्यादा कश्मीर का बजट तो इतना बड़ा नहीं है, काफ़ी मुश्किल होता है। तो
मुस्लिम लीग नवाज ने सड़कों का जो जाल बिछाया या सड़कों की जो बेहतरी की, अब बिथवार गली सड़क इसी तरह से लोगों का बड़ा मुतालबा है, डिफेंस रोड भी है उसकी बड़ी जरूरत भी है, इसी तरह THQ है उसकी भी सड़क है और THQ की तामीर भी है, और इस तरह के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं। बहुत सारे स्कूलों की बिल्डिंग नामुकम्मल है या जो बने हुए उनकी छतें लगी हुई नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, जब आप इक़्तिदार में आएंगे टनल के ऊपर फोकस करेंगे या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे या जो काम पेंडिंग रह गए उनको तकमील करने की कोशिश करेंगे? देखें, दो हिस्सों पर ये आपका सवाल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में तो ये कहूँगा कि ज़ाहिर 2014 में आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल का जो बजट इजलास हुआ था वो बाग में हुआ था और वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सदारत की थी। वहाँ पे जो है ना मैंने रिपोजिशन पेश की थी टनल की, और 2015 का जो बजट था SDP पाकिस्तान उसमें ये रिफ्लेक्ट हुआ था। लेकिन चूँकि ज़ाहिर वो हुकूमत फिर ज़ाहिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तब्दील होगी, फिर वो परसू नहीं कर सके किसी हवाले से भी। तो हम ये कहते हैं कि वो जो लीपा टनल का अधूरा मनसूबा है इंशाल्लाह हम ही उसको पाया तकमील पर पहुँचाएँगे। एक तो हिस्सा वादी लीपा का जो एक्सेस है वो टनल है, और उससे हट के भी आप देखें ना जो 2016 से लेकर 21 तक, जैसे पहले मैंने गुजारिश की कि नैली से लेकर आप वादी लीपा के अंदर देखें, अब वादी लीपा के अंदर अब आप रोड खुद देखें कि राउंड द ईयर्स वो चलती है, बंद नहीं होती। इतनी अच्छी जो है ना वो रोड बनाई गई है, एवलांच टनल बनाए गए हैं ताकि वो जो अगर बर्फ़ है या एवलांच जिसको आप बर्फानी तोदा या लानी जो है अपनी देसी ज़ुबान में लानी कहते हैं, वो अब वो नहीं आती, उसके सेफ्टी के लिए एवलांच टनल बने हुए हैं। तो ये ज़ाहिर है इस तरह के टनल आप अगर यूरोप और अमेरिका में देखें तो उस तरह बने हुए, तो ज़ाहिर है ये ग्रेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी जाता है। ये तो आ गई ना वादी की एक्सेस। अब उसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि हम आपको इंशाल्लाह जो टनल का अधूरा मंसूबा है तो हम वो कोशिश करेंगे कि उसको जो है ना उसको उस मंसूबे को न सिर्फ शुरू करें बल्कि हम कोशिश करेंगे जो आइंदा 26 से लेकर 31 तक का टेन्योर होगा उसके अंदर आपको हम इंशाल्लाह मुकम्मल करके भी देंगे। उसका दूसरा ऐसा ना वादी के अंदर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे हमने छोड़ा था, जहाँ से आप ये समझे ना 16 से लेकर 21 तक जो रोडें हमने बनाई थी तो वो उसी तरह पड़ी हुई हैं, जिसमें उसमें टेंडर जो उस वक्त टेंडर हुए थे वो भी इस तरह अधूरे हैं, वो मुकम्मल नहीं किया जा सके। तो हम कोशिश करेंगे कि उन जो अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मुकम्मल करें। और जिस तरह आपने कहा कि स्विट्ज़रलैंड, तो ये 3 यूनियन काउंसिल्स हैं। आप इन 3 यूनियन काउंसिल को जो है रेस्ट ऑफ वैली के साथ या मुजफ्फराबाद के किसी भी 3 यूनियन काउंसिल्स के साथ जब कंपेयर करेंगे तो वादी लीपा फिर भी जो है वो नंबर 1 पे आएगा। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम इस वक्त भी ठीक है और इसको और बेहतर अंदाज में हम जो है ना ठीक करके आपको देंगे। जो है 3 यूनियन काउंसिल को हम आपको इंशाल्लाह स्विट्ज़रलैंड से बेहतर करके देंगे। उसमें आप देखें ना आपका टूरिज्म है, जब आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया और बेहतरी करेंगे तो ज़ाहिर है टूरिज्म डेवलप होगा। टूरिज्म डेवलप होने के साथ साथ हम कोशिश करेंगे ना कि ये जो आपका जो फ्रूट्स वहाँ पे होता है, ज़ाहिर है सेब आपका बहुत अच्छा होता है, ये फिर अखरोट है और उसके साथ ये लोबिया है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये कोल्ड स्टोरेज हो वहाँ पे। अब बिजली में भी आप देखें तो आप बिजली में वादी लीपा तो खुद कफील है, तो ये भी ज़ाहिर है आप क्रेडिट तो देना, ये भी क्रेडिट तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ही जाता है कि जिन्होंने जो है ना वहाँ पे हाइड्रो पावर जो है ना वो जो है आप इस वाला अंटलियाँ बनामूला वाला जो मुकम्मल किया है वो चालू रहा है इस वक्त। तो ज़ाहिर है आप बिजली में भी खुद कफील हो गए, तो हमारी कोशिश होगी कि वहाँ पे जो है ना इस तरह के जो है ना आपको टूरिज़्म डेवलप की जाए और आपका जो वहाँ पे जो आप वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करें तो वो लीपा वैली के अंदर ही जो है ना आप जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो उसमें अंदर उसके 3 यूनियन काउंसिल के अंदर ही उसको इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा रफाक साहब, लीपा वैली के अवाम का हमेशा ये गिला रहा है सियासतदानों से कि अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करें यहाँ पे करोड़ों नहीं अरबों का बजट है और लीपा वैली को सिर्फ 0.78% ये बजट मिलता है। तो अगर इसी में बराबर इसको तकसीम किया जाए तो आप नहीं समझते कि जो अधूरे मंसूबे हैं या वहाँ की जो तामीर और तरक्की है, छोटा सा इलाका है, मजीद इसको डेवलप किया जा सकता है। वहाँ पे लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट जिस तरह से आपने किया बात की है तो करके वहाँ हुकूमत सारे नौजवानों को यकीनन रोजगार नहीं दे सकती। क्या आपका ऐसा मंसूबा है कि नौजवानों को कर्ज दे के बिला सूद कर्ज दे के वहां पे बिजनेस खड़े किए जाए, वहां पे लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, जिस तरह से बिजली में अगर खुद कफील है तो ज़ाहिर है ऐसे इलाकों में इस तरह की इंडस्ट्री बनाई जाए तो यकीनन नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। क्या आपका इस तरह का कोई मंसूबा है? जी डेफिनेटली है ना, जैसे पहले मैंने गुजारिश की तो कि सबसे पहले तो वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज होनी चाहिए
और कोल्ड स्टोरेज के साथ ये है ना कि देखें, आप मैंने पहले गुजारिश की, रॉयल्टी आपको मिलनी चाहिए। जिस तरह आपका जो टिम्बर है, लकड़ है, जो भारतीय लकड़ है, जो वादी लीपस से जो है ना गली के इस तरफ जो है ना जो आती है, तो उस पर ज़ाहिर है आपको जो उसकी रॉयल्टी, उसका टैक्स जो है ना मिलना चाहिए। उससे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, टूरिज्म आपका डेवलप होगा। तो टूरिज्म की ज़ाहिर डेवलपमेंट की वजह से वहाँ पर लोकल आपका जो है उसमें जो है ना वो नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। और इसके साथ साथ हम ये कोशिश करें कि माइक्रो फाइनेंसिंग की जाए। माइक्रो फाइनेंसिंग से ये होगा कि आपको छोटी छोटी सनतें, और जिस तरह ये एम्ब्रॉयडरी है, जिस तरह आपकी जो छोटी छोटी दस्तकारी है, ये स्कूल्स है, इनमें जो है ना अच्छी चीज़ें वहाँ पे लोकल, क्योंकि बिजली आपको अवेलेबल है, अराउंड द ईयर अवेलेबल होगी, बिजली की लोड शेडिंग भी नहीं होती। छोटी इंडस्ट्रीज जो है ना वहाँ पे डेवलप की जाए। तो इस तरह का प्रोग्राम हमारे जहन में है, तो हम कोशिश करेंगे, मौका मिलेगा तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि वादी अलीपा एक जो है ना हम उस 3 यूनियन काउंसिल को जो है ना हम एक मिसाली तौर पर पेश करेंगे पूरे आज़ाद कश्मीर में। अच्छा वाक़ साहब, एक ज़ाती सा सवाल है, अगर आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं, ना चाहें तो आप इसका जवाब ना भी दें। 2016 के इलेक्शन में आपको नज़रअंदाज किया गया, आपने पार्टी के साथ वफा की। 2021 में फिर आपको नज़रअंदाज किया गया। 10 साल का ये टेन्योर बनता है, और पिछले 2021 के बाद आप खामोश हो गए, आप थोड़ा सा साइड पे चले गए, या सियासत से आप थोड़ी देर के लिए किनारा कश हो गए। और अब बहुत सारे जो हुक्मरान है, या बहुत सारे जो सियासतदान है, उनको ये परेशानी लायक हो गई है कि रफाकत साहब आते ही अब एक हल्के के बजाय कह रहे जी मैं दोनों हल्कों से इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे दोनों हल्कों का टिकट दिया जाए। क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी होप है, ये क्या ऐसी चीज है कि आप आते ही जब फील्ड में गए तो आपने कहा सिर्फ हल्का 4 नहीं, हटिया तो बटा, बल्कि मैं तो हल्का 7 से भी इलेक्शन लड़ूंगा और दोनों हल्कों में मेरा राइट है। क्या वजह है कि आप खामोशी के बाद इस तरह से हल्के में, दोनों हल्कों में आके जो है ना आप घुस गए, और हम देख रहे हैं कि आप सुबह एक जगह पे होते हैं एक हल्के में, शाम दूसरे हल्के में, और मुसलसल लोगों के साथ राब्ते में हैं। अवाम की डिमांड है ये, या आपका ये जाती ख्याल है कि आप दोनों हल्कों से विन करके पार्टी को ये जो सीट है वो तोहफे में देंगे? मैं बिल्कुल, एक तो जाहिर है जैसे पहले मैंने गुजारिश की, तो ये सफ़र तो थोड़ा तो नहीं है, 1990 से है, और फिर प्रैक्टिकली 2003 में जब 23 साल मुझे हो गए। अब आप जाहिर है लोगों की डिमांड भी है। अब लोग ये कहते हैं कि जहाँ मैं दोनों हल्कों में जाता हूँ वहाँ यही कहते हैं कि आप खुद इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको हम वोट देंगे, आपके कहने पे नहीं देंगे, क्योंकि आपके मेरे कहने पे 3 दफ़ा लोगों ने वोट दिए हैं। अब जाहिर है जिस तरह हम लोगों ने वोट और सपोर्ट करके चौधरी रशीद साहब को असम्बली में पहुँचाया, डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर फासी साहब को असम्बली में पहुँचाया, फारूक हैदर साहब के साथ हम हल्का 7 में सपोर्ट की, क्योंकि जाहिर है बड़ी मुश्किल से हमने 15,000 वोट भी दिए। तो हमने कोशिश तो की, जाहिर हमने सपोर्ट की है तीनों, जाहिर है उम्मीदवारों की, तीनों मेम्बरान असम्बली की। अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कायद कश्मीर जनाब राजा फारूक हैदर साहब की भी हमने फुल 2021 में जो है बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई, हमने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की। अब देखें बात ये, आप ठीक कहते हैं 10 साल तो हम हो गए। अब देखें पार्टी ने 2016 में भी टिकट नहीं दिया, लेकिन हमने काम पार्टी के लिए फिर भी किया, और 21 में भी नहीं दिया। तो जाहिर है हमने लोगों के साथ वो राब्ता तो नहीं छोड़ा, लोगों के साथ मुसलसल राब्ते में थे। मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई है 2019 में हुई है, जिस मेरा बेटा जो था वो उसको लुकीमिया हो गया था, लास्ट स्टेज का वो कैंसर था। तो उसकी वजह से जाहिर है फिर मुझे कनाडा जाना पड़ा, फिर उसको वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। 5 साल उस बेटे की बीमारी में जो है जाहिर है उस परेशानी में लगा रहा। अब उसकी सेहत कैसी है? अल्लाह के फजल करम हो गया, अगर आपने बड़ी करमनवाजी की, उसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ है, और उसमें भी स्टेम सेल हुआ है बोन मेरो ट्रांसप्लांट में भी। तो रब ने बड़ी करमनवाजी की है, जिसकी वजह से मुझे ये था, ये तो अब जाहिर है जो बीमारी थी ये तो रब की तरफ से थी, परेशानी भी तो साथ है, और बेअंताज जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह थी कि वो बेटे को मेरी को जो है ना वो अल्लाह ताला ने बड़ी सेहत दी। तो जाहिर है अब बेटे की बीमारी की वजह से मुझे जो है ना स्पेशली 3-4 साल का अरसा वहाँ पे गुजारना पड़ा। तो लेकिन राब्ता तो मैंने नहीं छोड़ा, और वापस जाहिर है हल्के के लोगों के साथ जो है मुसलसल जो है राब्ते में ही रहा, अब भी हूँ और आइंदा भी। अब जाहिर है मेरी तो एक जाहिर स्ट्रगल है 23 साल की। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह मैंने लोगों की सपोर्ट की है, उम्मीदवारों की सपोर्ट की है, उनको वो असम्बलियों तक पहुँचे हैं, तो अब उनका भी फ़र्ज़ बनता है। देखें ना, असली और ख़ानदानी लोगों का तो फ़र्ज़ यही बनता है कि जो है ना वो जिस तरह हमने उन लोगों के साथ जो है ना ये कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी सपोर्ट की है, तो अब उनके ऊपर भी ये फ़र्ज़ होता है
कि वो भी हमारी सपोर्ट करें। जिस तरह पहले मैंने एक दफ़ा मिसाल दी थी कि आप कुर्बानी की मिसाल या सपोर्ट की मिसाल आप देखें, ख्वाजा तारिक सईद साहब में जो ऐसा कौंसिल के मेंबर हैं, और हमारे इस वक्त के वज़ीर आज़म जो है ना हमारे फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं, इनकी आप एक कोऑर्डिनेशन देखें, इन्होंने एक दूसरे के लिए कुर्बानी दी। तो ज़ाहिर है पहले फैसल मुमताज़ साहब जो उस वक्त MLA भी थे, वज़ीर भी थे, तो उन्होंने अपने कागजात जो है वो तारिक सईद साहब के हक में विड्रा किए। तारिक सईद साहब ने बड़े अच्छे वोट लिए, जीत नहीं सके। अब फिर वापस आके ख्वाजा तारिक सईद साहब ने जो है ना सपोर्ट की फैसल मुमताज़ राठौर साहब की, ज़ाहिर है वो मेंबर असम्बली बने और वज़ीर बने, फिर अब ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो मैं भी डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी साहब को कहते हैं कि आप भी कुर्बानी दें, आप भी कल जो है ना इससे कुर्बानी का सिला अल्लाह ताला आपको भी अल्लाह ताला देगा। तो मैं तो इन सब लोगों से यही कहते हैं कि कुर्बानी दें। ये कोई नहीं होता कि आप एक तरफा आप ना कहें कि मैं कोई चीज़ नहीं होती, हम है। तो हम तो ये कहते हैं कि जब आप हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो हम हल्का 4 में भी जीतेंगे और 7 में भी जीतेंगे। तो अगर आप मैं की बात करेंगे फिर तो 21 वाली बात हो जाती है। मैं भी फिर दोनों हल्के देखें ना वाइट वाश हो गए थे। अच्छा रफाकत साहब, आवाम भी ये कहते हैं कि इंजीनियर रफाकत हुसैन अवान का बहुत बड़ा जिगरा है कि पार्टी ने एक बार नहीं 2 बार नजरअंदाज किया, उसके बावजूद आप कुर्बानी पे कुर्बानी देते रहे। और जब मुस्तफ़ा बशीर साहब को आपने मेंबर असेंबली बनाया, उस वक्त भी आपका ये मायदा वो मंजर आम पे भी आया कि जी हम जो काम है वो मिल के करेंगे। ज़ाहिर कारकुन तो पार्टी के थे, आप दोनों के थे, और शख्सियत के भी ज़ाहिर एक वोट होते हैं, आपका एक अच्छा खासा वोट बैंक भी है। अब आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है, राजा फारूक हैदर साहब या सदर जो जमात हैं शाह गुलाम कादर साहब, दोनों के साथ ज़ाहिर आपके रवाबत भी हैं, मिलते भी हैं। आपको इनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं या आपको मियां नवाज शरीफ साहब से या पार्टी की जो पाकिस्तान की क़यादत है? फैसले तो यकीनन पाकिस्तान से होने, हम जो भी कहें, कश्मीर में तो फैसले नहीं हो सकते। और अभी भी आपको यहाँ पे मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पे गिरदाना जा रहा है और आप हमेशा हर महफिल में डिस्कस होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो इस वक्त आपके ऊपर ज्यादा रिलाई कर रही है, या कश्मीर की जो क़यादत है वो ये चाहती है कि आप इलेक्शन लड़ें? देखें ना, पहली बात तो ये है ना कि मेरा केस ही नहीं पेश किया गया। देखें ना, जब आपका वकील कमज़ोर हो तो आपको ज़ाहिर है वो केस आप लड़ नहीं सकते। 2016 में मेरा केस नहीं पेश किया गया जिस तरह वो पेश करना चाहिए था। देखें ना, 2016 में भी ज़ाहिर मैंने पहले गुजारिश की थी कि हमारे ख़ानदान को 6 टिकट मिले थे। 4 मुनीर अवान साहब को मिले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, और 2 मुझे मिले। मुझे 2003 का बाई इलेक्शन शहीद मुनीर अवान साहब की खाली होने वाली, उनकी डेथ की वजह से जो थी, वो मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ा। और फिर 2011 में जो है ना मुझे कौंसिल का, आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल का मेंबर बनाया गया। तो मेरी जो केस ही नहीं पेश किया गया ना, उस वक्त तो ज़ाहिर है केस पेश करना चाहिए था वो कायदे कश्मीर जनाब राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब को पेश करना चाहिए था कि एक सर्टन कमिटमेंट थी कि ये है और इनका ये प्रोफाइल है। उस वक्त 2016 में मेरा प्रोफाइल रिच था। देखा ना, मेरा अब जब आप डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी के साथ कंपेयर करते हैं तो उस वक्त मैं पार्लियामेंटेरियन था। उस वक्त तो कौंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा था, अब तो नहीं रहा ना, अब तो एडवाइजरी कौंसिल बन गई। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा था, तो उस वक्त मैं कौंसिल का मेंबर था, ज़ाहिर मैं पार्लियामेंटेरियन था। तो और 2006 का इलेक्शन मैंने और डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी साहब ने इकट्ठे लड़ा। तो मेरे उनके वोटों के दरमियान भी 2000 का फ़र्क है। तो मेरा भी 2000 वोट उनसे, डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी साहब से ज़्यादा था। लेकिन चूंकि ज़ाहिर है उस वक्त केस तो ज़ाहिर अगर पेश जी किया गया है तो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। और उस जो मुझे जो बताया गया, अब ज़ाहिर है टिकटों के फैसले तो ज़ाहिर पाकिस्तान में होते हैं और पार्लियामानी बोर्ड करता है, तो वो वहाँ पे जो डिस्कशन हुई थी उसमें तो यही था। तो उस वक्त तो मुझे ये बताया गया था कि ये जो है जो टिकटों को जो डिस्टर्ब किया गया है वो महताब खान अब्बासी साहब ने किया था। तो उन्होंने जो है इन्फ्लुएंस किया था और वो टिकट जो है वो डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी साहब को दिया गया। इसी तरह 2021 में भी जो मेरे साथ ज्यादती की गई है वो शायद खाकान अब्बासी साहब थे उस वक्त जो चेयरमैन थे पार्लिमानी बोर्ड के, तो उन्होंने भी टिकट दिया। हालांकि मेरे पास उस वक्त एविडेंस भी मौजूद थी, तो वो एविडेंस आपका जो है वो स्टाम्प पेपर था। तो मैं तो यही कहता हूँ कि दोनों दफ़ा मेरे साथ ज्यादती हुई है। अब ज़ाहिर है उस ज्यादती का तो आज़ाद कश्मीर की क़यादत को भी मैंने बताया हुआ है। जो 7 रुकनी कमेटी यहाँ पर है, आप जो आइंदा जो इंटरव्यू होगा, जो पार्लिमानी पार्टी जो है वो आएगी यहाँ पे बैठेगी, तो उनको मैंने ज़ाहिर है मेरा तो बड़ा स्ट्रांग केस है
मेरा तो स्ट्रांग केस है, मेरी रिच हिस्ट्री है, मेरी एक ज़ाहिर है एक स्ट्रगल है। तो उस स्ट्रगल के नतीजे में तो ज़ाहिर है हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है हमें एक्नॉलेज करेगी। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगा रफाक साहब, ये आवाम भी जानना चाहती है कि आप कुर्बानी पे कुर्बानी देते रहे, आप भी क्या कुर्बानी देंगे या इलेक्शन हर सूरत में लड़ेंगे? देखें, बात ये है ना कि अब जैसे पहले मैंने गुजारिश की कि मेरे कहने पे वोट नहीं देंगे। अब मतलब मैंने पहले ही कहा ना, देखें 2011 में भी मेरे कहने पे वोट मिले, 2016 में भी मिले, 21 में भी मिले। अब मेरे कहने पे लोग वोट वो कहते हैं, ये क्लियर है दोनों हल्कों में, 4 में भी और 7 में भी वो कहते हैं कि आपके कहने पे नहीं देंगे, आप लड़ेंगे तो आपको वोट देंगे। यानी अवाम की ये डिमांड है कि अगर आप खुद लड़ेंगे तो आपको वोट देंगे, वरना वो अपना फैसला खुद करेंगे अवाम। जी, बहुत शुक्रिया जी। ये थे मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और उम्मीदवार असम्बली हल्का 4 हटिया दुपट्टा और वादी अलीपा, इनसे हमने गुफ्तगू की। इनका ये कहना है कि दरमियान में कुछ वक्फे के लिए ये कनाडा जो गए, इनके बेटे को कैंसर हो गया था, और हम दुआगो भी हैं कि अल्लाह ताला इस तरह की जो मुश्किलात हैं, परेशानियां, मसाइब हैं, उनसे सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला इनके बेटे समेत तमाम जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। मुझे रफाकत साहब के साथ दीजिए इजाजत। अपना और अपने पैरों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। अल्लाह हाफिज।